विक्रम जी, आप तो लॉ एंड ऑर्डर को करीब से समझते हैं, जानते हैं, जरा क्या आप हमें जानकारी दे पाएंगे कि अगर यहां पर इंटेल इनपुट आ चुका था तो उसके बावजूद भी कार्रवाई होने में इतना वक्त और इतना इंतजार क्यों किया गया कि आज टूल किट एक्टिवेट हो जाती है, एक वायरल वीडियो मैसेज जो ऑडियो मैसेज जो है वो वायरल हो जाता है, जिससे साफ साजिश के तार जो हैं वो निकलते दिख रहे हैं। पीनाज जी, पुलिस का इंतजाम ऐसे होता है कि आप प्रत्याशा के ऊपर एंटिसिपेट करके कार्रवाई करते हैं, प्रतीक्षा नहीं करते हैं, क्योंकि प्रतीक्षा अगर करेंगे तो हुजूर आते आते बड़ी देर कर दी। हम लोगों ने इंडियन मुजाहिदीन को, सिमी को न सिर्फ बैन कराया, उनके जितने काडर्स थे उनको नेस्तनाबूद करके उनको जहां पहुंचना था वहां पहुंचा दिया। आपने ये सुना होगा 120 करोड़ पीएफआई ने दिल्ली दंगों में दिए थे, बेंगलुरु दंगों में उन्होंने 40 करोड़ दिए थे। हम किस बात का इंतजार कर रहे हैं कि और उससे बड़ा दंगा करें? प्रेम शुक्ला जी से मेरा निवेदन और परामर्श दोनों होगा, राष्ट्र बड़ी टकटकी लगा के देख रहा है कि इसको आप 72 घंटे में देख लें, सबूत मिलने में समय लगता है, लेकिन कि म्यूचुअल फंड की ओपन एंड स्कीम नहीं कि अनिश्चितकालीन बाद 10 साल बाद हम निर्णय लेंगे, तब तक कोई प्रतीक्षा नहीं करेगा। आपराधिक गिरोह हमारी लापरवाही और हमारे प्रमाद का लाभ उठा के वो कर देते हैं जो कि आपके सामने है। इसमें कोई प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, जिस प्रमाण की जरूरत है, और अगर प्रमाण की जरूरत है तो सारे प्रमाण आपके पास है। दिल्ली दंगों की चार्जशीट देख लीजिए। प्रेम शुक्ला जी ने कहा डोनाल्ड ट्रंप के समय में जो दुर्व्यवस्था फैली थी, बेंगलुरु दंगे में जो दुर्व्यवस्था फैली थी, चीजें ठीक नहीं होती हैं। यानी जो एसडीपीआई करे सब वही सही है यास्मीन जी, यानी आप ये कह रही हैं कि एसडीपीआई का नाम आ रहा है बार बार इन्वेस्टिगेशन में, वो गलत है, झूठ है। यानी पुलिस पर भी भरोसा नहीं, आपको देश के संविधान पर भी भरोसा नहीं, तो किस पे भरोसा है? किसका कानून मानेंगी आप? किसकी गाइडलाइंस मानेंगी आप? कानून नहीं मानेंगी आप, सिर्फ अपनी पीएफआई। आप मेरी बात का जवाब सुन लीजिए पीनाज जी। पहले मेरी बात सुन ले, हर ऑफिस पे छापा पड़ा है और इन्हें कुछ नहीं मिला है, कर रही कुछ भी नहीं मिला है। आप नहीं कर रही हैं, इस शो का संचालन पीनाज कर रही हैं, मोहतरमा आप नहीं कर रही हैं। और अगर आपको बहुत सफाई देनी पड़ेगी, आप अपनी तैयारी कर लें। और आप जितने सवालात कर रही हैं ना विक्रम जी, ये तो कह रही हैं कि एसडीपीआई पीएफआई का दामन पाक साफ है, कुछ नहीं मिला है, झूठे आरोप हैं। भाई अब ऐसे तो पुलिस पे शक करेंगे, इन्वेस्टिगेशन पे शक करेंगे तो कोई अंत ही नहीं है इसका। तो इन्होंने हर जगह छापे मारे हैं, हर जगह। आपको कोई ऐसा मुलजिम मिला है जिसने कहा कि हाँ ये कत्ल मैंने किया है, ये जराइम मैंने किया है? मुलजिम का मतलब ही यही होता है कि अपने भागने का रास्ता वो पहले तैयार करता है। जरा मैं यास्मीन जी आपके लिए पीएफआई पर क्या क्या आरोप है वो पढ़ देती हूँ। पीएफआई पर देश के दुश्मनों से फंडिंग का आरोप है, दिल्ली दंगों में फंडिंग का आरोप है, पीएफआई के अध्यक्ष की और सचिव की गिरफ्तारी होती है, पीएफआई के अध्यक्ष परवेज 2 दिन तक गिरफ्तारी में रहते हैं, सचिव इलियास भी 2 दिन तक गिरफ्त में रहता है। परवेज और इलियास पर उकसाने और फंडिंग का आरोप है। परवेज और इलियास से ईडी पूछताछ करती है, एसडीपीआई के टिकट पर चुनाव लड़ने की कोशिश करते हैं और परवेज का जब नामांकन रद्द हो जाता है, सुनिए ना, तो यानी कि आप ये कह रही हैं ये सारे जो आरोप हैं, गिरफ्तारी बिना किसी सबूत के हो गई, बिना किसी गलती के हो गई, आपको और मुझे तो कोई नहीं ले जाता ऐसे जेल। ये नमूना पेश कर रही हैं कि इनका एटीट्यूड क्या है। बिल्कुल जेल नहीं। आप एक बात बता दीजिए, अभी तक ऐसे तो किसी को भी आप धोखे से आप इल्जाम लगा के किसी को भी, अभी उमर खालिद अगर अरेस्ट है तो क्या साबित हो गया कि वो मुजरिम है? आपने भाई मैं वही तो कह रही हूँ कि कोई खामखा किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकता, जो कि बीजेपी वाले लगाते रहते हैं। आपके साथ जितने भी किसने कह दिया वाले लोग हैं वो सब 14 साल लोग जेल में आके और फिर केरला में हाथ काटने वाले बरी हुए आपकी हैं। सोशल मीडिया कैसे बरी हुए? 14 साल जेल में रख के, 8 साल लोग जेल में रख के। वकारिश भट्टी, एक छोटी सी टिप्पणी आपसे भी, हिजाब पहनने से रोक नहीं लगाई गई है, सिर्फ ये कहा गया है जिस स्कूल और कॉलेज में यूनिफॉर्म लागू हो रही है वहां पर आप यूनिफॉर्म के तहत नहीं पहन सकते। क्यों भड़का रहे हैं? क्यों देश में गलत जानकारी फैला रहे हैं कि हिजाब को बैन कर रहे हैं? कोई हिजाब को बैन नहीं कर रहा है, सिर्फ एक स्कूल की गाइडलाइन है कि मेरे स्कूल या मेरे कॉलेज में आप इस ड्रेस कोड में आएंगे, कोई भी धार्मिक प्रतीक चिन्ह नहीं पहन सकते, तो उसको फॉलो कीजिए। घर में पहनिए, बाजार में पहनिए, अपने नाते रिश्तेदारों के बीच पहनिए। समझ गया आपकी बात। आपने आधे घंटे बाद मुझे टाइम दिया तो पूरी सुन लीजिएगा। जी बिल्कुल पूरा सुनूंगा। आपने कहा कि स्कूल में उनको बैन किया गया है। सुनिए, स्कूल में उनको बैन किया गया है, बाजारों में कहीं शॉपिंग मॉल में जाते हुए उनको कोई मना नहीं किया गया। पहली बात बताइए, जब से मैं पैदा हुआ हूँ ना तब से हमारी बहन बेटी स्कूल में हिजाब और बुर्के में ही जाती है।
और आज कौन से नया कानून आप लेके आए हैं? क्या बात कर रहे हैं? आपको मुबारक। दूसरी मेरी बात सुन खुद लीजिए, 4 मुस्लिम दोस्त है, वो तो कभी हिजाब और बुर्के में नहीं आई स्कूल, और ना मेरे स्कूल में अलाउड था, ना मैं गमछा पहन के जा सकती थी, ना मैं कोई धार्मिक प्रतीक चिन्ह पहन के जा सकती थी। सुनिए ना, तो अब मुझे सुनेंगे आप? अब 30 सेकंड सुनने की हिम्मत है आपको? सुन लीजिए ना। जम्मू कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक किसी की हिम्मत नहीं है, किसी की मां ने दूध नहीं पिया कि मुस्लिम बच्ची को ये बोल सके कि तू हिजाब पहन या ना पहन। मुस्लिम बच्ची बहन जो चाहेगी वही पहनेगी। ऐसे तो इस्लाम में ये भी कहा गया है कि मुस्लिम पुरुष दाढ़ी रखे, सर पे टोपी पहने, पैजामा पहने। ये सारी बातें मुस्लिम पुरुषों के लिए लागू नहीं करते हैं आप, सिर्फ बच्चियों के लिए लागू होती है। नंबर दूसरी बात, चाहे मेरी सुनिए ना, मनाज जी वो हमारी चॉइस है, मेरी बेटी की, मेरी बहन की, हम लोगों की चॉइस है। आप लोग किसी की मां ने दूध नहीं पिलाया, तो वो भी शिक्षण संस्थान की चॉइस और उसके रूल्स हैं। नीला सिंह जी, यहाँ पर जिस तरह से एक एक करके एसडीपीआई, पीएफआई, सीएफआई के हाथ मामले जो हैं तार जुड़ते जा रहे हैं, एक ऑडियो भी सामने आ गया है, तो सवाल यह है कि भाई सरकार किस चीज का इंतजार कर रही है, क्यों उस पर नकेल नहीं कसी जा रही है? क्योंकि जो समझ में आ रहा है, ऐसे तो दिल्ली में जो दंगे हुए थे या जो सीए एनआरसी प्रोटेस्ट हुआ था, उसका पार्ट 2 तैयार किया जा रहा है हिजाब की आड़ में। मेरी सबको राम राम। और जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग अभी आपके पैनल पे हो रहा था, मैं दुर्भाग्यपूर्ण कहूंगी इसको। वकार भुट्टी जो है, जो हमारी महिला पैनलिस्ट है, उनको तू तड़ाक करके और जाहिल और जानी क्या क्या बोल रहे थे। एक मेहमान आपके जो विदेश से बैठे हुए हैं, उनके लिए क्या क्या प्रयोग किया गया कि मैं कहूंगी कि दुर्भाग्य है या बौखलाहट है। बौखलाहट इसलिए है कि आज मैं देख रही हूँ कि जो मेरी मुस्लिम बहनें हैं, इतनी पढ़ लिख गई हैं, मुकदमे लड़ रही हैं, ट्रिपल तलाक जैसा जो एक जघन्य 2-3 पता नहीं कहां से उठा लाते हो मुस्लिम बहन है, बाकी करोड़ों मुसलमान वकार साहब आप मेरे साथ कई बार बैठे हैं, मेरे साथ बदतमीजी मत करिए। करोड़ों मुसलमान याद नहीं है आपके, 1-2 मुसलमान होते याद रहती है टीवी के ऊपर। नहीं, मैं आपसे बदतमीजी नहीं करूंगा, मैं आपसे चर्चा करूंगा, मैं आपसे चर्चा करूंगा, मैं आपसे डिस्कस करूंगा, मैं आपसे चर्चा करता हूँ, डिस्कस करता हूँ। नरेंद्र मोदी ने कहा था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये 2-3 टीवी पे बैठने वाली मुसलमानों को गिनते हो आप? करोड़ों औरतें कहाँ? नहीं, वकार भट्टी, सिर्फ आप ही सच्चे मुसलमान हैं जो गाली गलौज तहजीब के दायरे को तोड़ते हैं। आप ही सच्चे मुसलमान हैं और कोई सच्चा मुसलमान नहीं है, सिर्फ आप ही सच्चे मुसलमान है साहब। मनाजी, कहाँ मैंने बदतमीजी की है? अब मैं कहा, मैं कह रहा हूँ मैं चर्चा करूंगा, ना तो मुझे बोलने दिया जाए। अनिला जी, आप अपनी बात करें। भट्टी साहब, मैं आपसे विनम्र निवेदन कर रही हूँ, आप मुझे मजबूर ना करें। मैं चाहूंगी कि आप तहजीब के दायरे में डिबेट करें, दूसरों को भी बोलने का पूरा मौका दें। अनिला जी बहुत देर से आपको सुन रही थी, अब उन्हें सुनिए। देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह है कि ये हिजाब का जिहाद चल रहा है। हिजाब का जिहाद क्यों चल रहा है? एक छोटी सी जगह है कर्नाटक में, वहां से ये शुरू होती है। आज जो है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे चली जाती है। टूल किट आ जाता है, मलाला और जाने कौन कौन जो अपने ग्लोबल पीस अवार्ड लेकर इनको मिलता है। और पाकिस्तान में एक, क्योंकि ये पढ़ाई करना चाहती थी, गोली चली और यूके ने इनको शरण दिया। वो ट्वीट कर रही है कि भारत में जो है हिजाब पहनने की आजादी नहीं है। यहाँ पर यह है कि मेरा संविधान ये आजादी देता है कोई कुछ भी पहने, परंतु अगर किसी स्कूल कॉलेज में अगर कोई रूल्स एंड रेगुलेशन है वो मानने पड़ेंगे, मनमर्जी नहीं चलेगी। आज ये कहेंगे हम हिजाब नहीं पहनेंगे, कल को ये कहेंगे कि हमें कमरा को हम नमाज पढ़ेंगे, कल को कुछ और डिमांड करेंगे। कोई कानून होता है कि नहीं कानून होता है? मैं आपको सच्ची बात ये बताती हूँ कि नरेंद्र मोदी जी ने जो कदम उठाए हैं महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, उससे बौखला गए। नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़ी हुई नजर आ रही है। मैं ये कह रही हूँ, कर रहे हैं, उनकी गूंज जो है ये उत्तर प्रदेश के चुनावों में देखना चाह रहे हैं। 5 राज्यों में चुनाव हुए हैं, क्योंकि मुस्लिम बहनों ने पहले भी नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट किया था। अब मैं आपको काउंटर करूं, अब देश संविधान से चलेगा या देश आपकी मर्जी से चलेगा?